नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 एसईओ फैक्टर्स इन 2022। कैसे आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ट्रैफिक ऑर्गेनिक रीच बढ़ा सकते हैं, वेबसाइट की विजिबिलिटी। और ये एसईओ एनालिस्ट, एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, तो हम जान लेते हैं कि सर्च इंजन एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो ऑन पेज एसईओ रिलेटेड टू यूजिंग perfecting web pages to improve a site search engine position and gain organic traffic। तो ऑन पेज एसईओ क्या है कि जो हम वेबसाइट पे जो काम करते हैं, वेब पेजेस पे काम करते हैं, वेब पेजेस को इम्प्रूव करते हैं, अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को। और उसके जो उसमें इम्प्रूव क्या करते हैं, उसमें इम्प्रूव करते हैं हम कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम पुट करते हैं। और उसकी सर्च इंजन पोजीशन को जब हम क्वालिटी इम्प्रूव कंटेंट पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी सर्च इंजन जो रैंक है, सर्च इंजन पोजीशन है, वो इम्प्रूव होगी। प्लस जब सर्च इंजन रैंक गूगल पे, याहू पे इम्प्रूव होगी, तो हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन द सेंस कि जो जेन्युइन ट्रैफिक होगा वही हमारी वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि हम इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसमें ऑर्गेनिक हम अपने विल पावर, अपने कंटेंट से रिलेटेड अपने काम करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं। एंड एज वेल एज पब्लिशिंग हेल्पफुल हाई क्वालिटी आर्टिकल्स ऑन पेज एसईओ comprises optimizing your name, HTML tags, name, meta tags and names and images. It involves ensuring that your site has the superior experience, credibility and web pages। तो ये क्या है कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो हम पब्लिश करते हैं उसके बेसिस पे, लाइक हाई क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स के बेसिस पे, और हमारे मेटा टैग्स हैं, HTML टैग्स हैं, ऑल टैग्स हैं, हेडिंग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन हैं। तो ये सब मिला के जब हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, तो हमारी एसईओ जो फैक्टर्स हैं, जो एसईओ होता है, वो हमारी वेबसाइट का इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है, और हमारी वेबसाइट को रैंक करने में सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हेल्प होती है। तो ये इट कंसिडर्स डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अ वेब पेजेस दैट व्हेन प्लेस्ड टुगेदर विल एनहांस योर साइट विजिबिलिटी इन सर्च। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों पे इकट्ठा करके जब हम एक साथ काम करेंगे, तो ये इससे रिजल्ट क्या होगा, इससे रिजल्ट होगा कि हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हमने बात किया, चलिए अभी फैक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आगे आने वाले 2020 में आपको पता होना चाहिए, और आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है EAT। EAT का मतलब क्या होता है? EAT का मतलब होता है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। और इनको हम समझ सकते हैं कि अगर उसकी फुल फॉर्म देखी जाए, तो हर डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग एरियाज में अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं, अपनी अपनी फुल फॉर्म्स होती हैं। तो लाइक अभी देखिए, एफिशिएंसी, अप्रूवल एंड डिज़ाइन। तो उसमें क्या है कि देखिए, आपकी जो वेबसाइट है उसका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अभी पहले डेफिनेशन देखते हैं एक बार। तो EAT विच स्टैंड फॉर efficiency, approval and design, is a frame that use Google Rater to assess founders, web pages and sites as whole. Google has consistently maintained high quality content। तो जब हम EAT का प्रयोग करते हैं, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस, जब तीनों को मिलाकर इम्प्रूव करते हैं, तो गूगल जो रेट करता है हमारी वेबसाइट को, हमारे कंटेंट को, वेब पेजेस को, तो वो EAT हमारे वेबसाइट को रेटिंग के लिए हेल्पफुल करता है, जो कि गूगल अपने एल्गोरिदम के साथ रेट करता है। सो हाउएवर इट इज एसेंशियल टू मेक श्योर दैट वेबसाइट विद द हाई क्वालिटी आर्टिकल प्रोडक्शन आर इन अ मोर एक्सीलेंट पोजीशन, दैट लो क्वालिटी आर्टिकल्स गेट सिग्निफिकेंटली लेस विजिबिलिटी देन आर रिवॉर्डेड। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हाई क्वालिटी ऑफ आर्टिकल रहेंगे हमारी वेबसाइट पे, तो वो उनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा रहेगी, लाइक मोर पावरफुल रहेगी इन टर्म्स ऑफ लो क्वालिटी आर्टिकल जो रहेंगे, ऑब्वियसली उनकी विजिबिलिटी रहेगी। तो उनकी विजिबिलिटी कम रहेगी
और हमारी जो जब हम हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, वेब पेजेस पे, तो विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड देयर इज एन एविडेंट कोरिलेशन बिटवीन what Google believes high quality article and everything that appears in search। देखिए यहाँ एक कोरिलेशन है कि गूगल किसको रैंक करता है, गूगल किसको पोजीशन देता है, जो कि अच्छे और हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो हम अपनी वेबसाइट में, जो कोई भी अपनी वेबसाइट पे, वेब पेजेस पे हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट पोस्ट करेगा तो उसको गूगल जो है वो पोजीशन देता है और रैंक करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एंड द सेकंड वन इज मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस often referring the search engine result page under the page title. Google has strongly stated that meta description do not support positioning. However, there's narrative evidence that indirect descriptions of more excellent descriptions assist. तो इसका देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हमारे पेज के बारे में बताती है, हमारी वेबसाइट के, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताती है। जैसे आपको इमेज में आप साइड में देखिए तो आपको 3 बॉक्सेस रेड कलर में जो कंटेंट दिखाई दे रहा है वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में बताता है। और ये एक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे आर्टिकल लाइक अच्छे कंटेंट के साथ हमको इसको लिखना है, और इससे कोई भी रैंकिंग में फर्क नहीं आता है। देयर इज नेरेटिव एविडेंस, इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, मोर एक्सीलेंस। इसमें सपोर्टिंग पोजीशनिंग में ये सपोर्ट नहीं करता है। गूगल ने ये साफ साफ बोला है कि ये पोजीशनिंग में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। बट एसईओ की क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट या फिर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा है और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको जो वो क्वेरी सर्च कर रहा है और उसको आंसर मिलता है, और आंसर अगर सपोज कीजिए हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन से ही रिलेटेड होता है, तो ऑब्वियसली वो उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट पे जाएगा और हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी लीड जनरेशन हो सकती है, हमारी सेल्स भी हो सकती है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन इज मोर हेल्पफुल, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। एंड इसमें क्या है, करेक्टली ऑप्टिमाइजिंग मेटा डिस्क्रिप्शन माइट हेल्प एनहेंसिंग। देखिए ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है? क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, क्योंकि कोई भी क्वेरी सर्च हो रही है और उससे रिलेटेड हमारे पास सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली वो 2-3 लाइन में जितने का मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें देखेगा क्वेरी यहाँ से सॉल्व हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पर क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद उसके बाद हमारी वेबसाइट पे जाएगा और रिजल्ट हमारे पास आएगा। क्लिक थ्रू रेट जो होता है, क्लिक करते हैं मेटा टाइटल पे क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेरी दिखाई देता है, तो उस हिसाब से वो हमको गूगल जो है ट्रैफिक भेजता है। एंड द आइडिया इज दैट योर वेबसाइट ऑफर्स ऑल द चेंजेस। हमारी वेबसाइट में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में पता चलते हैं, और जितना भी चेंजेस होता है वो सब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे गूगल, याहू, इन सब ब्राउजर्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर विच वी नीड टू वर्क ऑन एसईओ पार्ट इन 2020 टू गेट अ मोर ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट। अभी बात करते हैं तीसरे फैक्टर्स की। तीसरा फैक्टर है कंटेंट हेडलाइंस। कंटेंट हेडलाइंस क्या होता है कि देखिए जो हेडलाइंस होती हैं, जो क्योंकि देखिए जब कभी भी हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो पूरा कंटेंट तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा कंटेंट किसी के पास पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो हमारी हेडलाइंस जो हैं, जो हेडिंग टैग्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दें, ऐसी होनी चाहिए कि लोग पढ़ने के लिए उसको जागरूकता पैदा होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि विश टू डू एज अ मच बेटर सर्च of your site content, then begin writing compulsory titles. Headlines might appear too early to get a blog article, but a fantastic headline could tell the difference between impressive and clicks. So it is essential to make them strategically. Your name will need to be considering identifying search engine result page with this, persuading consumer to click, keep reading that reminder of the content.
जैसे मैंने बोला कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान हमारी वेबसाइट पे आ रहा है या फिर हमारे कंटेंट से रिलेटेड उस ब्लॉग आर्टिकल पे आ रहा है, वेब पेजेस पे, और उसको ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे हेडलाइन से ही देखने वो उसको इतनी अंदर से एक्साइटमेंट पैदा होनी चाहिए कि वो हमारे कंटेंट को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। और आप हेडलाइंस जो क्या होती हैं, देखिए वो आपको समझ में आ रहा है कि जब हम लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो हम अपनी डेजिग्नेशंस लिखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये बंदा करता क्या है। तो ये बंदा क्या करता है कि ये बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये बंदा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इंक्रीजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम प्रोडक्टिविटी बाई 45%। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हेडलाइंस हैं। और जो कि हम हर चीज़ में जब भी हम न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो हेडलाइन पढ़ते हैं, हेडलाइन के बाद हम किसी भी कंटेंट को जब हमें इंटरेस्ट आता है तब हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हेडिंग्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और हेडिंग्स हमको एकदम क्यूरियोसिटी पैदा कर देने वाली ऐसी हेडिंग्स हमको अपने ब्लॉग या आर्टिकल या फिर अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना है। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर, जो कि तीसरा फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना है एसईओ करते समय। अभी बात करी थी कंटेंट हेडलाइंस की, अभी देखते हैं कि हेडलाइंस तो हमने लिख ली है, हेडलाइंस हमने अच्छे से लिख ली, लेकिन हेडर टैग्स क्या होते हैं और हेडर टैग्स कैसे लिखने चाहिए और हेडर टैग्स का क्या रोल है। तो हेडर टैग्स आर द HTML component H1, H6 utilized to identify names and subheadings from some other kinds of content from written material, example paragraph और text। तो देखिए हेडर टैग्स क्या होते हैं। हेडर टैग्स होते हैं कि हमने एक मेन हेडिंग लिख दी H1, जिसको नाम दे दिया हमने H1, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हेडर टैग में। हेडर टैग देखिए, अभी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, तो हमने लिखा कि हेडर टैग में लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो कि लेकिन उसके अंदर हम एक सब हेडिंग देते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी इन बैंगलोर। फिर उसके बाद हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। तो ये क्या है, ये H1 के अंदर हमने लिखी है, इसको बोल सकते हैं H2 बोल सकते हैं, H3 बोल सकते हैं। तो जितना मतलब क्या है कि H1 से लेके हेडिंग 1 से लेके और हेडिंग 6 तक गूगल सर्च इंजन जो है वो क्रॉल करता है हेडिंग्स को। हेडिंग्स में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको क्रॉल करता है, और उस बेसिस पे वो हमारे गूगल सर्च इंजन पे हमारे सामने रिजल्ट शो करता है। वो हेडिंग्स उस हिसाब से, हेडिंग टैग्स वो जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से रैंक करता है गूगल। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो ऑब्वियसली द पोजीशन प्रायोरिटी हर चीज़ में सबसे ज़्यादा देते हैं उसको। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे H3, H4, तो क्या है इनकी लीस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस जो है कम होती जाएगी। लेकिन H1, H2, H3 हमको बहुत ही ध्यान से रखनी है, और अपने मेन प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड हमको कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। एंड दीज कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर रैंकिंग। ये अगर हमने हेडिंग्स अच्छे से नहीं लिखी तो ये हमारी रैंकिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। मेक योर आर्टिकल अ लॉट ईजियर टू रीड एंड मोर प्रेजेंटेबल। इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारा आर्टिकल या फिर हमारा वेबसाइट का जो कंटेंट है ना वो इतना ईजी होना चाहिए कि किसी इंसान को आसानी से पढ़ सके कोई भी, और उसको मज़ा आए पढ़ने में, उसको एक्साइटमेंट हो। तो उसको कहते हैं कि प्लेजरेबल, कि उसको एकदम प्लेजर आना चाहिए हमारी वेबसाइट, हमारे आर्टिकल को। कोई भी इंसान कोई भी क्वेरी के लिए सर्च कर रहा है, उसको कुछ वेबसाइट पे अगर पढ़ना है तो मतलब उसको इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है बोरिंग फील हो रहा है, तो बोरिंग फील होगा तो वो क्लोज करके और दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। एंड प्रोवाइड रिच क्वालिटी सर्कमस्टांसेस अबाउट योर आर्टिकल फॉर सर्च इंजन। इसमें रिच क्वालिटी के कीवर्ड्स हम पुट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड ही हमको हेडलाइंस के कीवर्ड्स यूज करने हैं, तभी वो हेल्पफुल होंगे हमारी रैंकिंग फैक्टर्स में। तो दिस इज द फोर्थ फैक्टर। तो फिफ्थ फैक्टर है एसईओ कॉपीराइटिंग। एसईओ कॉपीराइटिंग क्या है? एसईओ मीन्स राइटिंग कंटेंट रिटन विद बोथ माइंडफुलनेस फॉर यूजर एंड सर्च इंजन। एसईओ जो कंटेंट है हमारे आर्टिकल का या ब्लॉग पेज का,
ब्लॉग का, तो देखिए वो हमारे दोनों के माइंडफुलनेस से होना चाहिए। हम एक यूज़र पर्सपेक्टिव से भी उसको देख सकते हैं और एक सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। हमको दोनों के तरीके से हमको ऐसा कंटेंट लिखना है कि किसी के लाइक ऐसा नहीं है कि हम यूज़र्स को ही फोकस कर रहे हैं। यूज़र्स को फोकस करेंगे तो हो सकता है कि सर्च इंजन पे रैंक करने में दिक्कत हो। तो वही दोनों को हमको दिमाग में रख के चलना है और दोनों के हिसाब से यूज़र्स सर्च इंजन के हिसाब से दोनों के हिसाब से ही हमको ये कंटेंट जो है एसईओ का वो लिखना है। And there's a trick behind the hard SEO content writing, and it's more than just a word research and filling in the blanks. Content will not create this just because of SEO, remembering that you are writing content for individual, so article must be high quality, applicable and adequate. देखिए दो तरीके, एक ट्रिक है इसके पीछे जो हम एक रहस्य जो बोलते हैं कि हार्ड कंटेंट राइटिंग होती है कि हमने A to Z अपने आप कंटेंट लिखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड कंटेंट राइटिंग। और एक होता है कि हमने केवल रिसर्च करी और फिलिंग द ब्लैंक्स करके दे दिया, तो वो ईजियर है। कंटेंट विल नॉट क्रिएट जस्ट बिकॉज ऑफ एसईओ। कंटेंट हम एसईओ के लिए और एकदम उसके लिए क्रिएट नहीं हो रहा है एकदम से, लेकिन हमको क्या करना है कि एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हमको हाई क्वालिटी का कंटेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्च इंजन्स एंड एडिक्वेट फॉर ऑल इंजन, तो उस तरीके से होना चाहिए। और ये फिफ्थ फैक्टर जो कि एसईओ कॉपीराइटिंग बहुत ध्यान में रखना है 2020 और आगे आने वाले टाइम में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करते समय। नाउ विल डिस्कस अबाउट इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे ये जो कि सिक्स्थ फैक्टर है। So adding pictures is an excellent way to produce your web page much more appealing. देखिए हम इमेज डाल के किसी भी वेब पेज को, किसी भी ब्लॉग को सुंदर बना सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ऑल द पिक्चर्स आर नॉट द सेम साइज। सेम पिक्चर्स कैन इंक्रीज योर वेबसाइट लोडिंग स्पीड एंड इट इज डिटर्मिनल टू योर वेबसाइट. Properly optimizing the image lets you take advantage of an individual search engine optimization agency. तो देखिए जब हम एक तरीके की पिक्चर डालते हैं तो वो हमारी लोडिंग स्पीड को भी डिक्रीज करता है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए एक तो हमारा वेब पेज है वो क्विकली लोड होना चाहिए, ठीक है। एक वेब पेज का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो टाइम होना चाहिए वो 6 सेकंड से कम होना चाहिए। अगर 6 सेकंड से ज़्यादा है लोड हो रही है आपकी इमेजेस और वेब पेजेस, तो उसमें बाउंस रेट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाउंस रेट क्या है कि जैसे मैंने हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा आया और वो लोड हो जा रही है और उसको कोई भी कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाउंस रेट क्या है कि वो बंदा लोड होने का वेट नहीं करेगा, वो किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे चला जाएगा और वहाँ जाके अपनी क्वेरी को सर्च करने लगेगा। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसका नाम, उसकी इमेज नेमिंग अच्छे से होना चाहिए। जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जो होता है उसकी नेमिंग अच्छे से होना चाहिए, उसको कॉम्प्रेस साइज में हमको देखना चाहिए। और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आई कैचिंग होनी चाहिए, एकदम जो आंख में देखते ही एकदम समझ में आ जाए। एक ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए उसमें कि हम कोई भी इंसान है तो एक विजन में उसको देख के ही समझ आए। अदरवाइज मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, नेम्स एंड इमेजेस यूजिंग ऑल टेक्स्ट दैट सपोर्ट योर आर्टिकल। तो ऑल टेक्स्ट जो होते हैं वो एसईओ का बहुत इमेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ऑल टेक्स्ट और ये सब नहीं पता है तो आप ऑन पेज एसईओ की मेरी जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेंगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। आप एकदम ऑन पेज एसईओ करना सीख जाएंगे, किस तरीके से वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं, किस तरीके से हम कंटेंट लिखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। जैसे
ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस हम किसके लिए बना रहे हैं? अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग हम किसके लिए बना रहे हैं? यूज़र्स के लिए बना रहे हैं। अगर उसका ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल रैंकिंग जब रहती है, जब हमारे पास जो ऑल टेक्स्ट हैं, इमेज के नेम्स हैं और डिस्क्रिप्टिव नेम्स हैं, वो सब अच्छे से रिटर्न होने चाहिए, अच्छे से लिखे होने चाहिए, कोई भी मिसिंग ऑल्ट नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स को डाउन करता है। तो इसलिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ करते समय। यूज़र एंगेजमेंट जो कि 7वां फैक्टर है। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन is very difficult to improve the content of your site. Another half makes sure that user will not jump, but instead, देखिए ऊपर से एक तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑलरेडी आप एक डिफ़िकल्ट पार्ट है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और एक क्वालिटी कंटेंट हमेशा इम्प्रूव करते रहना है अपनी वेबसाइट का, और उसमें भी यूज़र्स जंप नहीं करने चाहिए, किसी और वेबसाइट पे नहीं जाने चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है? यूज़र एंगेजमेंट क्रिएट करना है। दे विल ट्रैक योर आर्टिकल्स, इंटरेक्ट विद देम एंड मच मोर। क्या है? यूज़र्स को हमारे आर्टिकल्स को ट्रैक करना है, इंटरेक्ट करना है। यूज़र्स इंटरेक्ट करने चाहिए। हमने किसके लिए वेबसाइट बनाई है? यूज़र्स के लिए। तो वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके लिए उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा हमारी वेबसाइट और कंटेंट से रिलेटेड, तो फिर यूज़र एक्सपीरियंस भी जो हमारी वेबसाइट का है वो एकदम खराब हो जाएगा। और मेंटेनिंग यूज्ड यूजर्स ट्रिमेंडस चैलेंज इन इटसेल्फ। एक ही इंसान को रिपीटेड जो हमारे यूज़र्स हैं उनको बार बार हमारी वेबसाइट पे लाना एक बहुत टिपिकल टास्क होता है, बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है। बट हमको फोकस करना है इश्यूज़ पे कि वेबसाइट का रेट, यूज़र एफिशिएंसी और आर्टिकल मार्केटिंग और इंक्रीज कंज्यूमर एंगेजमेंट। तो इन सब चीज़ों पे हमको कंटेंट जो है 80% ऑफ एंगेजमेंट एसईओ ध्यान में लेके चलना चाहिए कि इस 80% जो यूज़र्स हैं वो हमारे कंटेंट के हिसाब से ही एंगेज होते हैं। हमारे पास पावरफुल कंटेंट होगा तभी हमारी वेबसाइट पे, हमारे आर्टिकल्स पे, हमारे ब्लॉग पे कोई रुकेगा। अदरवाइज़ उनको सर्च क्वेरी तो लाखों हजारों मिल जाएंगी गूगल पे, लेकिन उसका जो आंसर है वो एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम पावरफुल होना चाहिए कि जो यूज़र्स हैं उसको देखते ही समझ जाए कि हाँ मेरे को यही चाहिए और मेरे को यही समझना है। तो इसलिए यूज़र एंगेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसईओ करते समय, आपको ध्यान में रखना है। नाउ वील डिस्कस अबाउट कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन क्या होता है वो देखते हैं। कीवर्ड्स कैनिबलाइजेशन, तो वन मोर स्पेशल वर्ड टारगेटिंग अक्रॉस डिफरेंट पेजेस कैन बी वर्ड कैनिबलाइजेशन, पोटेंशियली डिस्क्रिप्टिव to your SEO result. Whenever you have several pages positioned for the same keywords, you are competing for yourself. Therefore, it is essential to identify your site has keyword investigation and solve it today. देखिए क्या होता है कि हमने अपने वेबसाइट का कंटेंट इतने अच्छे से हमने पुट किया है, इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट किया है कि एक कीवर्ड पे हमारे मल्टीपल वेब पेजेस जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल पेजेस रैंक करेंगे वेबसाइट पे एक ही कीवर्ड पे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास हम अपने आप से compete कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट के एक वेबसाइट है और उसमें फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है, फर्स्ट मेटा टाइटल और वेबसाइट जो है वो bodybuilding.com है, और जो सेकंड पोजीशन पे भी आ रही है वो भी bodybuilding.com है। तो क्या है कि हमने एक कीवर्ड पे हमने दो वेब पेजेस रैंक कर रखे हैं, दो पेजेस रैंक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही ये जो होता है ये जो डुप्लीकेसी भी पैदा करता है, प्लस हमको अपने आप से compete करने में भी जो है वो गलत पोजीशन देता है। तो इसलिए हमको अपने आप से कॉम्पीट नहीं करना, अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए हमने कीवर्ड्स को पुट करना है और उस हिसाब से हमने कीवर्ड हमारी वेबसाइट पे कीवर्ड रिसर्च करनी है और कीवर्ड
को हमने रिजॉल्व करना है। इसको हमने ऐसा नहीं करना है कि हम अपने आप से ही कम्पीट करें। अपने आप से क्या कम्पीट करना है, अपने आप से कम्पीट तो कोई भी नहीं करना चाहता है। हमको कॉम्पिटिटर देखना है मार्केट में, क्योंकि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जब तक हमारा कॉम्पिटिटर से जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा वेब पेजेस रैंक होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये एक 8th फैक्टर है जो कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है, इसको ध्यान में रखना है और कोई भी डुप्लीकेसी पैदा नहीं करनी है, अपने आप से कॉम्पीट नहीं करना है। एंड दिस इज द 8th फैक्टर। टाइटल टैग्स के बारे में बात करते हैं। टाइटल टैग्स क्या होते हैं? द नेम टैग्स एंड HTML लेवल दैट एग्जिस्ट इन द नेम सेक्शन ऑफ एवरी पेज supplies preliminary indicators and circumstances of the subject linked to the temporal content of the related page। जो हम जब भी सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं और जो ब्लू कलर में हमारे पास जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो गूगल पे आता है उसको बोलते हैं हम टाइटल टैग। ठीक है, जब हम टाइटल टैग हमको उस तरीके से लिखना है कि क्वेरी उसमें हमारे जो ब्लॉग और आर्टिकल की जो सर्विसेज हैं, जो क्वेरी हम किस क्वेरी को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको लिखना है। नेम टैग्स themselves have a minimal effect of the biological position which explain why we may ignore them। देखिए, टाइटल टैग्स में ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, छोटा सा रिफ्लेक्शन होता है हमारे वेबसाइट का। वहीं से इंसान को पता चलता है कि इसमें हमारे पास क्या कंटेंट मिलेगा, तो वो एक रिफ्लेक्शन है। और अगर वो मिसिंग है या फिर डुप्लीकेट है तो ये बहुत ही बैडली इफेक्ट करते हैं सर्च इंजन को, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे रैंक करने में। तो ये भी एक प्रायोरिटी वाली फैक्टर है जो कि हमको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से लिखना है जो कि हम जिस क्वेरी पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि टाइटल टैग्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड्स हैं। तो ये हमको रिसर्च करना है, सबसे पहले इनके बारे में रिसर्च करने के बाद ही हमको करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी आया दिमाग में और हमने पुट कर दिया, तो उससे क्या है कि हमारी ऐसा करके हम कभी भी कितना भी एसईओ कर लें लेकिन हमारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं हो पाएगी। हमको फैक्टर्स लेके चलना है, हमको एक प्लान लेके चलना है, हमको एक स्ट्रेटेजी जो लेके चलना है जिसकी हमने अपनी बात करी है, वो स्ट्रेटेजी हमको सब इम्प्लीमेंट करनी है और इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हमको अपनी वेबसाइट का जो एसईओ है, कंटेंट है, उस तरीके से हमको एसईओ करना है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट कंटेंट ऑडिट। कंटेंट ऑडिट क्या होता है? देखिए, ऑडिट क्या है कि most content writers focus on creating a new topics for content। content writers क्या है कि हर दिन क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, आज कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। they ignore their current content are top rank competitors। देखिए, हम फोकस करेंगे हर चीज नई पे। तो क्या है कि जो हमारा कंटेंट जो हम क्या करते हैं कि जो हमारा करंट कंटेंट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर है किसी भी चीज़ का है, तो जो कि एक गलत है। ठीक है, हमको पहले ऑडिट करना है, कंटेंट ऑडिट करना है और पहले हमको तब तक कंटेंट के बारे पे, उसी करंट कंटेंट पे फोकस करना है जब तक कि हमारा जो कंटेंट है वो आउटडेटेड या फिर ओल्ड ना हो जाए। तब तक हमको रिसर्च करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमको उसका वेट करना है, पर रिसर्च करते रहना है, उसी में मॉडिफिकेशन करते रहना है। नया क्रिएट करेंगे तो बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हम उसको मॉडिफाई करते रहेंगे। क्या होता है कि हर चीज़ को इनोवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ ही बदल दी, चीज़ बदलने में आपको बहुत टाइम लगेगा और मॉडिफिकेशन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। योर करंट कंटेंट नीड्स टू बी सर्च्ड बिकॉज इट विल हेल्प यू। ये हमको ही हेल्प करता है। एंड फर्स्ट इवेल्युएट इफ योर करंट कंटेंट इज अचीविंग इट्स पर्पस एंड ROI। सबसे पहले हमको ऑडिट करते समय, कंटेंट ऑडिट करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो पर्पस है वेबसाइट का, आर्टिकल का, किसी भी चीज़ का, वो सॉल्व हो रहा है, हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। और कंटेंट ऑडिट कैन हेल्प योर SEO स्ट्रेटेजी विच इज़ हेल्पफुल फॉर रैंकिंग। ये हमारी जो 10th स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे रैंकिंग में हेल्प करती है। एंड डिटेक्ट इफ
द इन्फो इज आर्टिकल रिमेन्स अप्रोप्रिएट एंड रेंसिड और इवन ऑब्सोलेट। इसमें क्या है कि हमारे पास कंटेंट ऐसा है कि अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंटेंट को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारी वेबसाइट पे। तो उस हिसाब से हमको अपनी ऑडिटिंग जो है, कंटेंट ऑडिटिंग है, उस हिसाब से करनी है कि हमारा पर्पस और ROI जो है वो सॉल्व होना चाहिए। और यही हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो आज हमने जाने हैं, और होप ये गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। और कमेंट में आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स हैं रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सबसे पहले वीडियोस जो हैं आप तक पहुँचें। एंड